नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा 94 स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल अध्याय 2। अध्याय 1 हम पढ़ा चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां से जाकर के स्टडी कर सकते हैं। अध्याय 2 है भारत का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनउपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता पाई जाती है। चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण प्रायः दो प्रकार से होता है। एक तो अग्नेय चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण इन अग्नेय चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ, इसे ध्यान से देखें या स्क्रीनशॉट आप ले लें। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण यहाँ पे समझाया गया है। नंबर 1 है आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें। नंबर 2 पुरान महाकल्प की चट्टानें। नंबर 3 द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें। नंबर 4 आर्य महाकल्प की चट्टानें। नंबर 5 तृतीय जीवकल्प टर्शियरी क्रम। नंबर 6 चतुर्थ जीवकल्प या क्वार्टनरी क्रम। नंबर 1 में आते हैं आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें। यहाँ पे आर्कियन क्रम है और एक धारवाड़ क्रम है। नेक्स्ट है पुरान महाकल्प की चट्टानें, इसमें है कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम में दो है, निचली कुडप्पा और ऊपरी कुडप्पा। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम, फिर है निम्न विंध्यन समूह विंध्यन क्रम में और ऊपरी विंध्यन समूह। नेक्स्ट है पुरान महाकल्प की चट्टानें में नेक्स्ट है दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम। नंबर 3 है द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें। द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें में है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में है 3 है, ऊपरी कार्बोनीफेरस, मध्य कार्बोनीफेरस, निचली कार्बोनीफेरस। नंबर 4 में है आर्य महाकल्प की चट्टानें। नंबर 1 है गोंडवाना समूह। नंबर 2 है ऊपरी कार्बोनीफेरस। नंबर 3 ट्रियासिक समूह। नंबर 4 जुरैसिक समूह। नंबर 5 क्रीटेशियस समूह। नंबर 6 दक्कन ट्रेप। गोंडवाना समूह में है निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। नेक्स्ट नंबर 5 में तृतीय जीवकल्प टर्शियरी क्रम, इसमें है इयोसिन क्रम, ओलिगोसिन तथा मायोसिन क्रम और निचला प्लायोसिन अथवा शिवालिक क्रम। नेक्स्ट है चतुर्थ जीवकल्प क्वार्टनरी क्रम, जिसमें है प्लीस्टोसिन क्रम और आधुनिक अथवा होलोसिन क्रम। इसे ध्यान से रिमेंबर करें, एग्जाम में ये बार बार आता है। नेक्स्ट है धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैंगनीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण
भारत के 3 बृहद भाग हैं। नंबर 1, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह गो यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों की निम्न क्रम मिलते हैं। नेक्स्ट अब अगला पेज है, पेज नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा होगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम, आर्कियन सीरीज की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी को ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल यानी आर्कियन युग में हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है एवं इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकल्प यानी कि आर्कियन चट्टानों से बना है। 2/3 भाग। प्रायद्वीपीय भारत में आद्यकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं। नंबर 1, बंगाल नीस। नंबर 2, बुंदेलखंड नीस। नंबर 3, नीलगिरी नीस, जो सर्वाधिक प्राचीन है। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। ये चट्टानें आर्कियन चट्टानें ही जो आर्कियन क्रम में आते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटानागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। महान विद्यालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। ये फिगर दिया हुआ यहाँ पे आर्कियन चट्टानों का मानचित्र में है। ये इसे देखिए और समझें कि किस किस क्षेत्र में आर्कियन चट्टानें पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम, धारवाड़ सीरीज की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी है। अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, अरावली पर्वत। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। अरावली पर्वत। धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 1 है कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिलों में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। नंबर 2, छोटानागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी इनका विस्तार है। नेक्स्ट नंबर 3, दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी, दिल्ली श्रेणी में रियोलो श्रेणी से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे मानचित्र में दिया हुआ है धारवाड़ की चट्टानें कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सो आप मानचित्र में देख करके समझे। भारत में धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ हैं। सो भारत में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का विस्तार
विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जो निम्नवत है। दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़ तथा मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेशों में नागपुर व जबलपुर में सासर श्रेणी, बालघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी से हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी तक, विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी तथा दिल्ली के निकट अरावली श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। किस किस क्षेत्र में किस किस नाम से पुकारा जाता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये पेज समाप्त होता है। अब अगले पेज आते हैं नंबर 3। बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें। पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियाँ, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, याद रखें स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, के निकट बरेली श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा सीरीज की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये परतदार चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। याद रखें, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार के रूप में इनका विस्तार है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानें भारत में किस किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। रायपुर, हैदराबाद, चेन्नई, कुडप्पा और दिल्ली और राजस्थान का क्षेत्र में। ये मैप को देखें और अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना सीरीज की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। गोंडवाना चट्टानें जिस जिस क्षेत्र में पाया जाता है यहाँ पर मानचित्र में दिया हुआ है, इसको देखिए और अच्छे तरीके से समझें। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है तथा इसके अतिरिक्त इसमें बालू का पत्थर,
चिक्का मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्ट्ज, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप का एक मानचित्र है। यहाँ पर दिखाया गया कि भारत में किस किस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। ये ज़्यादातर क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। मानचित्र में इसे ठीक तरह से देखिए और समझें। विंध्य क्रम की चट्टानें, इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। विंध्य प्रणाली विंध्य सीरीज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर विंध्याचल या विंध्य चट्टानें पाई जाती है। किस किस क्षेत्र में, जिसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस भारत के मानचित्र को ठीक तरह से देखिए और समझे क्षेत्र के हिसाब से इस नक्शे में। नेक्स्ट है ये परतदार चट्टानें हैं। कौन सा? विंध्य चट्टानें, जिनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बालू का पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम में ही स्थित है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। टार्शियरी क्रम की चट्टानें, टार्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। टार्शियरी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहाँ इसे लीलांग क्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है टार्शियरी चट्टानें भारत के मानचित्र में। इस यहाँ से देखिए टार्शियरी चट्टानें का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सो नेक्स्ट, टार्शियरी क्रम की चट्टानें क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलों सम्मिलित हैं। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त
प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर कॉप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं, जो कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहानों पर कॉप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा करेवा सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 5। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है एवं यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के अलावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती है। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। नेक्स्ट है नंबर 2, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकती है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। दोस्तों, आप रुद्रा 94 स्टडी चैनल को कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी भी बनाए रखता है क्योंकि हिमालय में हिम की पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली कई नहरों को देखा जा सकता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी है।
अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टारशियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। वन संसाधनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में उसकी महती भूमिका रही है हिमालय की। नंबर 3, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। इनका निर्माण क्वार्टरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर, पुराने जलोढ़ को बांगर एवं नए जलोढ़ को खादर कहलाते हैं। इन मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। दोस्तों, इसमें अध्याय 2 पूरा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि आप जो लिखा हुआ है वही सिर्फ बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। मैं कहता हूं कि जो लिखा हुआ है अगर आप इसी को सिर्फ रिमेंबर करें, आपके लिए पर्याप्त है। आप कम चीज़ को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।